कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के हार्लेम इलाके से होती है। साल है 1968। एक अंधेरी सड़क पर बम्पी जॉनसन अपने सबसे भरोसेमंद आदमी फ्रैंक लुकास के साथ मौजूद है। फ्रैंक एक आदमी को पकड़कर उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है, फिर उसे आग लगाकर कई गोलियां मार देता है। कुछ ही पलों में वह आदमी वहीं मर जाता है। उस दौर में बम्पी जॉनसन हार्लेम की अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, जबकि फ्रैंक उसका ड्राइवर और सबसे वफादार आदमी था। बम्पी फ्रैंक को अपने बेटे जैसा मानता था और उसे कारोबार चलाने से लेकर लोगों को संभालने तक हर जरूरी बात सिखाता था। दूसरी तरफ फ्रैंक भी बम्पी के लिए पूरी तरह वफादार था। थैंक्सगिविंग के दिन बम्पी हार्लेम के गरीब लोगों में टर्की बांट रहा होता है। इसी दौरान वह फ्रैंक से अमेरिका के बदलते व्यापार के बारे में बात करता है। बड़ी कंपनियां अब बीच के व्यापारियों को हटाकर अपना सामान सीधे ग्राहकों तक बेच रही थीं, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों का कारोबार खत्म होता जा रहा था। लेकिन बात करते करते अचानक बम्पी की तबीयत खराब हो जाती है। फ्रैंक तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाता है, मगर उसे बचाया नहीं जा सकता। दिल का दौरा पड़ने से फ्रैंक का सबसे बड़ा सहारा और उसका गुरु बम्पी जॉनसन वहीं दम तोड़ देता है। बम्पी का अंतिम संस्कार बहुत बड़े स्तर पर होता है। हार्लेम के कुछ लोगों के लिए वह एक हीरो था, जबकि दूसरे लोग उसे सिर्फ एक बड़ा अपराधी मानते थे। उसके जनाजे में नेता, मशहूर हस्तियां और कई ताकतवर लोग पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी फ्रैंक दिखाई देता है। इसी अंतिम संस्कार में कहानी के कुछ अहम किरदार सामने आते हैं। डोमिनिक कैटानो, जो इटालियन माफिया का बड़ा बॉस है, निक बार्न्स, जो हार्लेम की अपराध की दुनिया का एक ताकतवर नाम है, और टैंगो, एक लालची और महत्वाकांक्षी अपराधी जिसकी नजर पहले से ही बम्पी के खाली हुए इलाके पर है। वह न तो फ्रैंक की इज्जत करता है और न ही बम्पी की मौत को ज्यादा महत्व देता है। कुछ समय बाद फ्रैंक बम्पी के कुत्ते को प्यार से सहला रहा होता है। तभी बम्पी का पुराना दोस्त चार्ली विलियम्स उसके पास आता है। चार्ली बताता है कि उसने बम्पी से वादा किया था कि वह फ्रैंक का ख्याल रखेगा। वह साफ देख सकता है कि अपने गुरु को खोने के बाद फ्रैंक अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। दूसरी तरफ कहानी हमें न्यू जर्सी के डिटेक्टिव रिची रॉबर्ट्स से मिलवाती है। रिची पुलिस विभाग के उन गिने चुने लोगों में से है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जबकि उसके आसपास भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही वह वकील बनने के लिए कानून की पढ़ाई भी कर रहा है। अपने पार्टनर जेवियर रिवेरा के साथ उसे एक ऐसे आदमी को समन देने जाना पड़ता है जो पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहता। जल्द ही पता चलता है कि वह आदमी रिची का पुराना जानने वाला है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह एक स्थानीय गैंगस्टर से जुड़े सट्टेबाज की जानकारी देने का ऑफर करता है। इसके बाद जब रिची और उसका साथी उसकी कार की तलाशी लेना शुरू करते हैं, कार की तलाशी लेते समय रिची और जेवियर को डिक्की में बिना किसी पहचान वाली पैसों से भरी कई थैलियां मिलती हैं। रकम इतनी ज्यादा होती है कि जेवियर रिची को सब कुछ छुपाने के लिए समझाने लगता है। वह कहता है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि बाकी पुलिस वाले अब उन दोनों पर भरोसा भी नहीं करते। लेकिन रिची एक पल के लिए भी नहीं सोचता और पूरा पैसा पुलिस के हवाले कर देता है। गिनती करने पर पता चलता है कि वहां करीब 10 लाख डॉलर थे। उसकी ईमानदारी से कप्तान तो प्रभावित होता है, लेकिन बाकी पुलिस वालों की नजर में रिची अब एक खतरा बन जाता है। यहाँ तक कि उसका पार्टनर जेवियर भी उससे दूरी बनाने लगता है। इसके बाद हमारी मुलाकात न्यूयॉर्क पुलिस की स्पेशल यूनिट के डिटेक्टिव निक ट्रूपो से होती है, लेकिन वह बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल अलग है। निक सबूतों के गोदाम में रखे ड्रग्स को वहां से निकालकर चोरी छिपे खुद बेचता है। वह अपने ही कुछ पुलिस साथियों के साथ मिलकर इस गैर कानूनी धंधे का हिस्सा चला रहा होता है। उधर फ्रैंक एक आदमी रॉस के साथ कॉफी पी रहा होता है। रॉस पुलिस की हालत को लेकर शिकायत करता है और फ्रैंक को 1 किलो माल सौंप देता है। जब वह फ्रैंक से उसके कारोबार के बारे में पूछता है तो फ्रैंक कहता है कि अब सब कुछ बिखर चुका है, क्योंकि हर छोटा बड़ा अपराधी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। रॉस कहता है कि किसी भी कारोबार को चलाने के लिए नियम और कंट्रोल जरूरी होता है। उसके मुताबिक अगर पूरे इलाके पर इटालियन माफिया का राज होता तो ऐसी अराजकता कभी पैदा नहीं होती, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले आता है अनुशासन और व्यवस्था। कुछ दिनों बाद फ्रैंक अपने बॉडीगार्ड डॉग के साथ होता है। तभी उसकी मुलाकात 2 ऐसे लोगों से होती है जो हाल ही में वियतनाम की जंग से वापस लौटे हैं। फ्रैंक उन दोनों से अपने रिश्तेदार नेट के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि अब नेट बैंकॉक में रहता है और वहां उसका अपना बार है। फ्रैंक दोनों को उस जगह पर ले जाता है जहां वह अपना माल तैयार करता है और उन्हें उसका स्वाद चखने के लिए देता है। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि वियतनाम में मिलने वाला माल इससे कहीं ज्यादा शुद्ध होता है। ये बात सुनते ही फ्रैंक के दिमाग में एक नई योजना जन्म लेने लगती है। कुछ समय बाद फ्रैंक नाश्ता कर रहा होता है। तभी टैंगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वह फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसे अपना हिस्सा देना भूल गया है। टैंगो अब उसके कारोबार से 20% मांग रहा था। साथ ही वह धमकी भरे अंदाज में कहता है कि अगर यह मंजूर नहीं है तो फ्रैंक कोई ईमानदार नौकरी ढूंढ ले। फ्रैंक बिना गुस्सा किए उसे समझाता है कि 20% देने के बाद उसके लिए मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वह यह भी याद दिलाता है कि बम्पी जॉनसन ने भी कभी उससे इतना बड़ा हिस्सा नहीं मांगा था। लेकिन टैंगो
ठंडे लहजे में जवाब देता है कि बम्पी अब इस दुनिया में नहीं है। यह बात फ्रैंक को अंदर तक चुभती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आने देता। वह आराम से बिल चुकाता है और टेबल पर बेहद कम पैसे छोड़ देता है, जैसे वही टैंगो के मांगे हुए 20% हों। इसके बाद फ्रैंक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बाद में समुद्र किनारे बम्पी के कुत्ते के साथ बैठा फ्रैंक अपने पुराने गुरु की बातें याद करता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे इस खेल में आगे बढ़ना है तो उसे बाकी अपराधियों से बिल्कुल अलग तरीके से सोचना होगा। तभी वह वियतनाम से मिलने वाले उस ज्यादा शुद्ध माल के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि अमेरिकी सैनिकों के बीच नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। खबरों में भी बताया जा रहा था कि वियतनाम और थाईलैंड जैसे इलाकों में ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं और यही चीज सैनिकों को तेजी से नशे की गिरफ्त में ले जा रही है। यहीं फ्रैंक एक बड़ा फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर माल सीधे उसकी असली जगह से खरीदा जाए और बीच के सभी दलालों को हटा दिया जाए तो वह बाकी सभी से आगे निकल सकता है। इसलिए वह खुद एशिया जाने और वहां से माल खरीदकर अमेरिका पहुंचाने की योजना बनाता है। इस काम के लिए फ्रैंक नेट से संपर्क करता है, जो बैंकॉक में रह रहा था और उसके अमेरिकी सेना से भी कुछ संबंध थे। थाईलैंड पहुंचने के बाद फ्रैंक नेट से मिलता है। नेट उसे कुछ स्थानीय ड्रग तस्करों के पास लेकर जाता है। बातचीत के दौरान तस्कर फ्रैंक से पूछते हैं कि उसे कितनी मात्रा चाहिए। फ्रैंक साफ कहता है कि वह 100 किलो से कम कुछ नहीं खरीदेगा, लेकिन सामने वाला आदमी बताता है कि इतनी बड़ी मात्रा में वह माल उपलब्ध कराना उसके बस की बात नहीं है। तब नेट फ्रैंक को बताता है कि अगर उसे इतनी शुद्ध चीज इतनी बड़ी मात्रा में चाहिए तो उसे जंगल के बहुत अंदर जाना होगा, जहां जाना बेहद खतरनाक है। खतरा बड़ा था, लेकिन फ्रैंक का फैसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। वह बिना पीछे हटे इस जोखिम को स्वीकार कर लेता है। लंबे सफर के बाद फ्रैंक और नेट आखिरकार घने जंगल के बीच उस जगह पहुंचते हैं जहां ड्रग्स तैयार किया जाता था। वहां उनकी मुलाकात उस पूरे कारोबार के मालिक से होती है। वह आदमी फ्रैंक को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि बिना किसी बड़े और ताकतवर साथी के वह इतनी बड़ी खेप खरीदने और अमेरिका तक पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन फ्रैंक पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है और आखिरकार दोनों के बीच सौदा तय हो जाता है। सौदा पक्का होते ही माल तैयार किया जाने लगता है। फ्रैंक अपनी खरीदी हुई खेप लेकर वहां से निकल जाता है। अब उसे अमेरिका पहुंचाना बाकी था। इसके लिए नेट अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करता है और अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों से बात करता है। अच्छी खासी रकम के बदले वे माल को विमान के जरिए पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर एशिया में फ्रैंक अपना बड़ा खेल तैयार कर रहा था। वहीं रिची की जिंदगी में भी परेशानियां कम नहीं थीं। उसकी पूर्व पत्नी लॉरी उससे नाराज थी क्योंकि रिची अपने बेटे को लगभग बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था। वह बताती है कि अब वह बेटे को लेकर लास वेगास जाने वाली है क्योंकि रिची तय किए गए दिनों में भी उसे मिलने नहीं आता। रिची कहता है कि अब इस मामले का फैसला अदालत में होगा। इन सब परेशानियों के बावजूद रिची अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता रहता है। वह पूरी रात पढ़ाई करता है क्योंकि उसे वकील बनने के लिए जरूरी परीक्षा पास करनी थी। लेकिन तभी उसे अपने पार्टनर जेवियर का घबराया हुआ फोन आता है। जेवियर बताता है कि उसने एक ड्रग डीलर को गोली मार दी है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भड़क जाते हैं और इमारत के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। कोई पुलिस सहायता नहीं पहुंच रही थी, इसलिए रिची को खुद ही इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। वह वहां मौजूद 2 पैरामेडिक्स से कहता है कि घायल ड्रग डीलर के जख्म को ऐसे संभालें और उसकी आंखें खुली रखें ताकि बाहर से देखने पर वह अभी भी जिंदा लगे। इसके बाद रिची और जेवियर अपने पुलिस बैज दिखाते हुए उस इमारत से निकल जाते हैं और गुस्साई भीड़ को बिना भड़काए एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। एम्बुलेंस में पहुंचने के बाद जेवियर राहत की सांस लेता है और रिची को धन्यवाद देता है। वह सफाई देते हुए कहता है कि उस ड्रग डीलर ने उस पर बंदूक तान दी थी, लेकिन रिची तुरंत उससे पूछता है कि आखिर वह उस इलाके में कर क्या रहा था। जेवियर बहाने बनाने की कोशिश करता है, मगर उसकी हालत और घबराहट देखकर रिची को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वह जेवियर को सीधे सीधे सच बताने के लिए कहता है। रिची समझ चुका था कि बंदूक किसी पुलिस वाले पर नहीं तानी गई थी, बल्कि एक नशेड़ी जेवियर को लूटने की कोशिश कर रहा था। रिची उस आदमी की तलाशी लेता है तो उसकी जेबों से पैसे मिलते हैं और बाजुओं पर इंजेक्शन के निशान भी दिखाई देते हैं। अब जेवियर पूरी तरह फंस चुका था। रिची कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेवियर अचानक एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है और चलती गाड़ी से बाहर कूद जाता है। दूसरी तरफ हार्लेम लौटने के बाद फ्रैंक अपनी खेप को एक सैन्य ठिकाने से लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां उसका एक विशेषज्ञ माल की जांच करता है और बताता है कि इसकी शुद्धता लगभग 100% है। अमेरिका में इससे पहले इतना शुद्ध माल कभी नहीं देखा गया था। फ्रैंक को तुरंत समझ आ जाता है
कि उसके हाथ कितना बड़ा मौका लगा है। वह इस नए माल का नाम ब्लू मैजिक रख देता है। इसकी जबरदस्त क्वालिटी और बाकी ड्रग्स से कम कीमत इसे कुछ ही समय में बेहद लोकप्रिय बना देती है। देखते ही देखते ब्लू मैजिक पूरे बाजार पर छा जाता है। कुछ ही हफ्तों में फ्रैंक के पास बेहिसाब पैसा आने लगता है और वह देश के सबसे बड़े ड्रग डीलरों में शामिल हो जाता है। उधर रिची अपने बेटे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में अपनी पूर्व पत्नी लॉरी का सामना कर रहा होता है। लॉरी यह मुद्दा उठाती है कि रिची अब भी अपने बचपन के कुछ ऐसे दोस्तों के संपर्क में है जिनका अपराध की दुनिया से रिश्ता रहा है। वह जॉय सडानो का नाम भी लेती है, जिसे रिची ने अपने बेटे का गॉडफादर चुना था। लॉरी इसी बात को आधार बनाकर साबित करने की कोशिश करती है कि रिची एक अच्छा पिता नहीं है। इसके तुरंत बाद रिची को मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस से फोन आता है। उसे एक शव की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं, उसका पुराना पार्टनर जेवियर है, जिसकी ड्रग ओवरडोज से मौत हो चुकी है। जेवियर की चीजों की जांच करते हुए रिची को उसके पास से ब्लू मैजिक का एक पैकेट मिलता है। यह देखकर वह समझ जाता है कि यह सिर्फ एक मामूली ड्रग नहीं है। अपने पुराने साथी की हालत देखकर रिची काफी परेशान हो जाता है। धीरे धीरे ब्लू मैजिक की वजह से होने वाली ओवरडोज मौतों की संख्या बढ़ने लगती है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि सरकार इसके खिलाफ एक खास टीम बनाने का फैसला करती है। रिची अब अपने पार्टनर को खो चुका था, इसलिए उसका कप्तान उसे न्यू जर्सी में बनने वाली इस नई यूनिट की कमान संभालने का मौका देता है। उसे अपना ऑफिस मिलता है और सबसे खास बात, वह अपनी टीम के लिए खुद पुलिस वालों को चुन सकता था। रिची सबसे पहले शेरमन को अपनी टीम में शामिल करता है। शेरमन अपने साथ जोन्स और अब्रूजो नाम के दो ऐसे पुलिस वालों को लाता है जो सड़कों और अपराधियों की दुनिया को अच्छी तरह समझते हैं। उधर फ्रैंक का साम्राज्य लगातार बड़ा होता जा रहा था। वह अपने परिवार को नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क बुला लेता है और अपनी मां को एक शानदार हवेली तोहफे में दे देता है, जहां पूरा परिवार रहने लगता है। एक पारिवारिक डिनर के दौरान उसका भाई टर्नर गर्व से बताता है कि उसका बेटा स्टीव बेसबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है और एक दिन बड़ी लीग तक पहुंच सकता है। बाद में फ्रैंक अपने 5 भाइयों के साथ हार्लेम की सड़कों पर घूम रहा होता है। इस दौरान वह बम्पी के साथ बिताए 15 सालों को याद करता है। फ्रैंक कहता है कि बम्पी के पास पैसा, ताकत और इज्जत सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह अपने कारोबार का असली मालिक कभी नहीं बन पाया। उसके ऊपर हमेशा उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग बैठे रहते थे जो असली फैसले लेते थे। फ्रैंक अपने भाइयों को यही समझाता है कि अब वे किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। फिर वह अपने परिवार के हर सदस्य को कारोबार में अलग अलग जिम्मेदारी देता है। साथ ही साफ कहता है कि इस काम में सबसे जरूरी चीजें हैं ईमानदारी, मेहनत, परिवार और अपनी जड़ों को कभी ना भूलना। तभी फ्रैंक की नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़े टैंगो पर पड़ती है। वह एक खाली जार उठाता है और सीधे टैंगो के पास पहुंच जाता है। उसके भाई दूर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। फ्रैंक टैंगो से उस ब्लू मैजिक की खेप के पैसे मांगता है जो उसे पहले ही दी जा चुकी थी। फिर उसी जार को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अब वह उसमें फ्रैंक के हिस्से के 20% पैसे डाल दे। टैंगो फ्रैंक की बात सुनकर हंसने लगता है और उसे खुलेआम चुनौती देता है। फ्रैंक तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उसकी तरफ तान देता है। टैंगो घमंडी मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या फ्रैंक में इतनी हिम्मत है कि वह इतने लोगों के सामने गोली चला सके। लेकिन फ्रैंक को धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। वह बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देता है और टैंगो को सबके सामने गोली मार देता है। उसके भाई और पूरे इलाके के लोग यह सब देखते रह जाते हैं। फ्रैंक आराम से अपने पैसे उठाता है और उसी शांति के साथ वापस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर रिची अपनी नई टीम को उनका असली मिशन समझाता है। उनका निशाना छोटे मोटे नशेड़ियों को पकड़ना नहीं, बल्कि बड़े ड्रग सप्लायरों और भारी खेप बांटने वाले लोगों तक पहुंचना था। जांच के दौरान टीम अलग अलग सप्लायरों से ड्रग्स के सैंपल खरीदती है। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। ब्लू मैजिक सड़कों पर बिक रहे दूसरे ड्रग्स से करीब 2 गुना ताकतवर था, लेकिन उसकी कीमत उनसे काफी कम थी। अब रिची के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन ऐसा आदमी है जो इतना शुद्ध माल इतनी सस्ती कीमत पर बेच सकता है। इधर फ्रैंक अपने नए क्लब का शानदार उद्घाटन करता है। पार्टी में शहर के कई खास लोग मौजूद होते हैं। इसी दौरान फ्रैंक की नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है। उसके दोस्त बताते हैं कि वह मिस प्योर्टो रिको है, लेकिन तभी फ्रैंक अपने छोटे भाई रूई को निक बार्न्स के साथ बातें करते देखता है। इतना ही नहीं, रूई ने भी निक की तरह बेहद चमकदार और दिखावटी कपड़े पहने होते हैं। फ्रैंक उसे अलग ले जाकर डांटता है और समझाता है कि जितना ज्यादा दिखावा करोगे उतना ही ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचोगे। फ्रैंक को शक होता है कि कहीं उसका भाई परिवार के खिलाफ तो नहीं जा रहा। वह रूई से सीधे पूछता है कि क्या वह उसे धोखा देने की सोच रहा है। फ्रैंक आखिर में उसे माफ तो कर देता है, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी भी देता है कि अगर वह उसका भाई ना होता
तो शायद वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। क्लब से निकलने से पहले फ्रैंक की मुलाकात एक बार फिर उसी महिला से होती है जिसे उसने डांस फ्लोर पर देखा था। वह अपना नाम ईवा बताती है और दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रिची आखिरकार वकालत करने का लाइसेंस हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी टीम का असली काम अभी जारी था। जांच के दौरान उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो अक्सर एक कार वॉश पर आता जाता था। टीम उस जगह के फोन पर नजर रखना शुरू करती है और धीरे धीरे पूरे ड्रग नेटवर्क का सुराग मिलने लगता है। रिची अपने अधिकारी से $10 लाख की रकम मांगता है ताकि वह खुद को बड़ा खरीदार दिखाकर एक सौदा कर सके। डील तय होने के बाद रिची और शेयरमैन उस पैसे का पीछा करते हैं। पैसों का रास्ता उन्हें न्यूयॉर्क तक ले जाता है, जो उनकी कानूनी सीमा से बाहर था। फिर भी रिची पीछे हटने को तैयार नहीं होता और जांच जारी रखता है। लेकिन तभी न्यूयॉर्क पुलिस के कुछ डिटेक्टिव वहां पहुंच जाते हैं, जिनमें निक ट्रूपो भी शामिल होता है। वे ड्रग डीलर से सीधे पैसों से भरा ब्रीफकेस छीन लेते हैं। रिची उन्हें रोकता है और जब उसे पता चलता है कि सारे नोट पहले से चिन्हित किए गए थे, तो वे भ्रष्ट पुलिस वाले मजबूर होकर वह पैसा वापस करने पर मजबूर हो जाते हैं। ट्रूपो रिची का मजाक उड़ाते हुए उसे चेतावनी देता है कि बिना इजाजत दोबारा न्यूयॉर्क में कदम रखने की कोशिश न करे, लेकिन रिची आसानी से डरने वालों में से नहीं था। कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने दोस्त जॉय सडानो से मिलने जाता है, जो उसके बेटे का गॉडफादर भी था। रिची उससे ब्लू मैजिक के बारे में पूछता है। जॉय बताता है कि उसे नहीं पता यह खतरनाक ड्रग आखिर कहां से आ रही है, लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उधर फ्रैंक नेट को फिर से नई खेप का ऑर्डर देता है। नेट एक बार फिर अमेरिकी एयरफोर्स में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करता है। इस बार फ्रैंक ने अपना कारोबार और भी व्यवस्थित कर लिया था। वह पूरी खेप को अपने भाइयों में बांट देता है और शहर के हर इलाके की जिम्मेदारी अलग अलग भाई को सौंप देता है। एक दिन फ्रैंक अपने शानदार अपार्टमेंट में पार्टी रखता है। वहां वह अपने भतीजे स्टीव की मुलाकात एक बेसबॉल स्काउट से करवाता है ताकि उसके भविष्य के लिए नए रास्ते खुल सकें। लेकिन इसी पार्टी में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। फ्रैंक के भाई रूई का ड्राइवर और रिश्तेदार जिमी एक मेहमान से भिड़ जाता है। वह आदमी जिमी की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे गुस्से में जिमी उसे गोली मारकर उसके पैर में घायल कर देता है। पार्टी का माहौल देखते ही देखते खराब हो जाता है। फ्रैंक गुस्से से भड़क उठता है और सबसे पहले जिमी की पिटाई करता है। इसके बाद वह रूई पर भी टूट पड़ता है और उसे साफ कहता है कि जिमी जैसे बेकाबू नशेड़ी को तुरंत अपने आसपास से हटाना होगा। फ्रैंक जानता था कि एक लापरवाह आदमी उसकी पूरी मेहनत से खड़ी की गई सल्तनत को खतरे में डाल सकता है। इसलिए वह रूई को साफ समझा देता है कि परिवार का सदस्य होने के बावजूद जिमी को अपने साथ रखना अब बहुत बड़ा जोखिम है। कुछ समय बाद फ्रैंक और ईवा की मुलाकात इटालियन माफिया बॉस डोमिनिक कैटानो से होती है। कैटानो फ्रैंक को एक प्रस्ताव देता है। वह चाहता है कि फ्रैंक अपना माल उसे थोक में बेचे ताकि वह उसे पूरे देश में फैला सके। बदले में फ्रैंक को सुरक्षा और शांति की गारंटी मिलेगी। फ्रैंक इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन अपनी शर्त रखता है। उसे कैटानो की पेशकश से ज्यादा कीमत चाहिए थी और आखिरकार सौदा उसकी शर्तों पर आगे बढ़ता है। अब साल 1971 आ चुका था। रिची की नजर लगातार निक बार्न्स और उसके नेटवर्क पर थी, लेकिन उसके पास अभी तक उन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी बीच मोहम्मद अली और जो फ्रेजियर की मशहूर बॉक्सिंग फाइट का आयोजन होता है। शहर के बड़े नेता, अपराधी और ताकतवर लोग इस मुकाबले को देखने पहुंचते हैं। रिची भी अपने संदिग्ध लोगों की तस्वीरें लेने के लिए कैमरा लेकर वहां जाता है। मैच देखने जाने से पहले फ्रैंक ईवा को सगाई की अंगूठी देकर चौंका देता है। ईवा भी उसे एक महंगा और बेहद चमकदार फर कोट तोहफे में देती है। फ्रैंक आमतौर पर ऐसे दिखावटी कपड़े पहनना पसंद नहीं करता था, लेकिन ईवा का दिल रखने के लिए वह उसे पहन लेता है। इवेंट में जैसे ही मोहम्मद अली एरिना में आते हैं, वह फ्रैंक को पहचान कर उससे खास अंदाज में मिलते हैं। यह नजारा रिची की नजरों से बच नहीं पाता और वह तुरंत फ्रैंक की तस्वीरें खींच लेता है। रिची यह भी देखता है कि डोमिनिक कैटानो फ्रैंक के साथ बेहद सम्मान से पेश आ रहा है। हैरानी की बात यह थी कि फ्रैंक की सीट और उसका व्यवहार कई मायनों में खुद उस माफिया बॉस से भी ज्यादा खास दिखाई दे रहा था। वहीं ट्रूपो की नजर भी रिंग के पास बैठे उस महंगे कपड़े पहने अनजान आदमी पर पड़ती है। अगले दिन रिची अपनी टीम को तस्वीरें दिखाता है। कुछ लोगों को लगता है कि वह शायद कोई सप्लायर या फिर कोई छोटा मोटा दलाल होगा, लेकिन रिची को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसे यकीन था कि यही आदमी पूरे ड्रग नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी हो सकता है। इसलिए वह फ्रैंक की इस्तेमाल की गई लिमोजिन का पता लगाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद फ्रैंक और ईवा आखिरकार शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जैसे ही फ्रैंक और ईवा चर्च से बाहर निकलते हैं,
तभी ट्रूपो उनका रास्ता रोक लेता है। उसकी नजर तुरंत फ्रैंक के महंगे फर कोट पर जाती है, जिसकी कीमत करीब $50,000 थी। ट्रूपो साफ कह देता है कि उसे हर महीने $10,000 चाहिए, बदले में वह फ्रैंक को पुलिस से सुरक्षा देगा। ट्रूपो तंज कसते हुए कहता है कि एक आदमी $50,000 का कोट पहनकर घूम रहा है, लेकिन उसने उसे कभी एक कप कॉफी तक नहीं पिलाई। फ्रैंक को तुरंत समझ आ जाता है कि ईवा को खुश करने के लिए पहना गया यही कोट उसे उस तरह की नजरों में ले आया जिनसे वह हमेशा बचता रहा था। घर पहुंचते ही गुस्से में फ्रैंक उस कोट को आग में फेंक देता है। उधर रिची और उसकी टीम आखिरकार उस रहस्यमयी आदमी की पहचान कर लेते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक लुकास था। वे कप्तान के सामने पूरी जानकारी रखते हैं। बम्पी जॉनसन का पुराना ड्राइवर, उसके परिवार के हर सदस्य की संगठन में अलग भूमिका और फ्रैंक का बेहद शांत और गुप्त तरीके से कारोबार चलाने का तरीका। रिची को फ्रैंक में बम्पी और इटालियन माफिया परिवारों जैसी ही सावधानी दिखाई देती है, लेकिन इतनी जानकारी के बावजूद एक बड़ी समस्या बाकी थी। फ्रैंक को गिरफ्तार करने के लिए उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। थैंक्सगिविंग के दिन फ्रैंक ट्रूपो को जवाब देने का अपना तरीका चुनता है। वह अपने आदमियों से ट्रूपो की कार उड़वा देता है। यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक साफ संदेश था कि फ्रैंक को दबाना आसान नहीं होगा। इधर फ्रैंक अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहा होता है, लेकिन शहर की सड़कों पर उसके साम्राज्य का दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा था। जिस नशे के कारोबार से वह बेहिसाब पैसा कमा रहा था, उसी की वजह से कई लोगों की जिंदगी तबाह हो रही थी। डिनर के बाद फ्रैंक अपने भतीजे स्टीव से पूछता है कि वह यांकीज के लिए खेलने वाली इंटरव्यू में क्यों नहीं गया। स्टीव जवाब देता है कि उसे बेसबॉल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह फ्रैंक की तरह बनना चाहता है और उसके पास मौजूद सब कुछ हासिल करना चाहता है। इसके बाद रूई फ्रैंक को एक और परेशानी के बारे में बताता है। निक बार्न्स ब्लू मैजिक में मिलावट कर रहा था और उसकी शुद्धता कम करके बेच रहा था। फ्रैंक तुरंत निक का सामना करता है और कहता है कि अगर वह मिलावटी माल बेचना चाहता है तो उसे ब्लू मैजिक के नाम से नहीं बेचे, वह किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल करे ताकि फ्रैंक के ब्रांड की पहचान खराब न हो। लेकिन निक इस बात से सहमत नहीं होता। उसका कहना था कि एक बार माल खरीद लेने के बाद वह उसका मालिक है और उसके साथ जो चाहे कर सकता है। कुछ समय बाद फ्रैंक और रूई की कार को पुलिस रोक लेती है। कार की डिक्की में ड्रग्स भरे होते हैं और ट्रूपो खुद तलाशी लेता है। माल मिलने के बाद दोनों तरफ से धमकियां और खड़े शब्दों का आदान प्रदान होता है, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन मामला वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस के जाने के बाद रूई फ्रैंक से माफी मांगता है। वह बताता है कि उसने बिना बताए खुद ड्रग्स की खेप लेकर चलने की गलती की थी। फ्रैंक कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपने ही भाई पर हमला कर देता है। उधर रिची की जांच एक बार फिर ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई नया सुराग नहीं बचा था। इसी बीच FBI के 2 एजेंट रिची के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी जान को खतरा है। वे उसे सुरक्षा देने की पेशकश करते हैं, लेकिन रिची साफ मना कर देता है। इसके बाद उसका एक पुराना दोस्त बड़ी चालाकी से उसे केस छोड़ने के बदले छुप रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह सिर्फ रिची की सुरक्षा चाहता है, लेकिन रिची उसकी असली मंशा समझ जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही रिची अपनी जांच का बोर्ड देखता है और फ्रैंक लुकास की तस्वीर सबसे ऊपर लगा देता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इतने बड़े ड्रग नेटवर्क के पीछे असली दिमाग कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही है। कुछ दिनों बाद बेटे की कस्टडी को लेकर फिर से कोर्ट में सुनवाई होती है। इस बार रिची लॉरी से मान लेता है कि शायद वह सही थी। वह अपने बेटे को उसके साथ जाने देने के लिए तैयार हो जाता है और वादा करता है कि वह आगे भी उससे मिलने आता रहेगा। एक रात फ्रैंक देखता है कि ट्रूपो अब भी उसके घर के आसपास नजर रख रहा है। फ्रैंक उसकी मांगी हुई रकम देने से साफ इनकार कर चुका था, इसलिए डरने के बजाय वह ट्रूपो को महंगे तोहफे भेजकर उल्टा चढ़ाने लगता है ताकि उसे साफ समझ आ जाए कि फ्रैंक उससे बिल्कुल नहीं डरता। क्रिसमस के दौरान फ्रैंक ईवा और चार्ली के साथ होता है। बातचीत में वह ट्रूपो और उसके भ्रष्ट साथियों के लिए अपनी नफरत खुलकर जाहिर करता है। उसके मुताबिक ये लोग वफादारी नाम की चीज नहीं जानते और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करने वाले चूहे हैं। फ्रैंक को यह भी महसूस होने लगा था कि सिर्फ ट्रूपो ही नहीं बल्कि कोई और भी उस पर नजर रख रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि धीरे धीरे कानून उसके काफी करीब पहुंच चुका है। कुछ समय बाद फ्रैंक और ईवा एक क्लब जाने वाले होते हैं, लेकिन वहां निक बार्न्स को देखकर दोनों अंदर नहीं जाते। वे रास्ते में एक रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए रुकते हैं। तभी फ्रैंक अपनी चाबियां अंदर भूल जाता है और उन्हें लेने के लिए सड़क पार करता है। उसी दौरान उसकी नजर पास खड़ी एक संदिग्ध कार पर पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वह गाड़ी उनके करीब आती है और उसमें बैठे लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक तुरंत ईवा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसकी बांह में गोली लग जाती है। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, फिर भी हमला साफ बता रहा था कि अब उसके दुश्मन खुलकर उसके पीछे आ चुके हैं। अपार्टमेंट पहुंचने पर रूई फ्रैंक से पूछता है
कि क्या वह निक बार्न्स को खत्म कर दे, क्योंकि उसे शक था कि इस हमले के पीछे निक का ही हाथ है। लेकिन वह फ्रैंक के आदेश का इंतजार करता है। ईवा इस हमले के बाद बुरी तरह डर जाती है और तुरंत शहर छोड़ने की बात करती है, मगर फ्रैंक जाने से इनकार कर देता है। उसके लिए यही उसकी जमीन थी, उसका परिवार यही था और उसका पूरा साम्राज्य भी। वह किसी भी हालत में सब कुछ छोड़कर भागने वाला नहीं था। फिर जनवरी 1973 में ट्रूपो अचानक रिची के पास एक अलग अंदाज में आता है। वह बताता है कि फ्रैंक पर हमला निक बार्न्स ने नहीं, बल्कि फ्रेंच कनेक्शन से जुड़े लोगों ने करवाया था। बाजार में अपनी पकड़ खोने के बाद वे फ्रैंक से बदला लेना चाहते थे। इसके बाद ट्रूपो रिची के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में ट्रूपो फ्रैंक पर नजर रखेगा और न्यू जर्सी में रिची अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। हालात कितने भी अजीब क्यों ना हों, अब रिची और ट्रूपो का निशाना एक ही आदमी था, फ्रैंक लुकास। जांच बोर्ड के सामने खड़ा ट्रूपो रिची से पूछता है कि क्या वह फ्रैंक को खत्म करना चाहता है, लेकिन रिची शांत होकर जवाब देता है कि किसी को मारना पुलिस का काम नहीं, उसे कानून के सामने लाना उनका काम है। इसके बाद रिची ट्रूपो को उसी की पुरानी धमकी याद दिलाता है। वह तंज कसते हुए कहता है कि अगली बार जब ट्रूपो न्यू जर्सी की सीमा पार करे तो पहले उसे फोन कर ले, ताकि पता चल सके कि वहां जाना उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। उधर फ्रैंक अभी तक उस हमले से गुस्से में था जिसमें ईवा की जान भी खतरे में पड़ गई थी। वह डोमिनिक कैटानो से जवाब मांगता है, क्योंकि कैटानो ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिया था। कैटानो समझाता है कि फ्रैंक की कामयाबी ने कई लोगों का कारोबार बर्बाद कर दिया है और जितना बड़ा इंसान बनता है उतने ही ज्यादा दुश्मन उसके पैदा हो जाते हैं। फिर मार्च 1973 में अमेरिकी सेना वियतनाम से अपनी आधिकारिक वापसी का ऐलान कर देती है। यह खबर फ्रैंक के पूरे कारोबार के लिए बहुत बड़ा खतरा थी, क्योंकि उसका माल अमेरिका पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता अब बंद होने वाला था। फ्रैंक तुरंत नेट को फोन करता है। नेट उसे बताता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फ्रैंक आखिरी बार एक बेहद बड़ी खेप मंगाने की मांग करता है। वह चाहता था कि करीब 2000 किलो माल एक ही विमान में अमेरिका पहुंचाया जाए। नेट इतनी बड़ी डील के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए फ्रैंक खुद बैंकॉक जाने का फैसला करता है। थाईलैंड पहुंचने के बाद उसका सप्लायर उसे सलाह देता है कि जब तक वह अपने कारोबार के शिखर पर है, उसे यहीं रुक जाना चाहिए। अमेरिकी सैन्य विमानों के बिना इतनी बड़ी खेप को अमेरिका पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन फ्रैंक इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान रिची और उसकी टीम जिमी पर नजर रखे हुए थे। एक दिन वे उसे अपनी ही गर्लफ्रेंड को गोली मारते हुए देख लेते हैं। जब वह उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, पुलिस तुरंत जिमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब रिची और उसकी टीम के हाथ फ्रैंक के नेटवर्क तक पहुंचने का एक अहम मौका लग चुका था। वे जिमी पर दबाव बनाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस हथियार से हमला हुआ था वह उनके पास है और इस मामले में उसे 15 साल तक की जेल हो सकती है। फिर वे उसे एक और डरावनी बात समझाते हैं। अगर उसने सहयोग करने से इनकार किया तो फ्रैंक को यह जरूर पता चल जाएगा कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और फ्रैंक यह मान लेगा कि जिमी ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया है। ऐसी स्थिति में जिमी के लिए बाहर निकलना भी उसकी जान के लिए खतरा बन सकता था। पुलिस जिमी को साफ बता देती है कि मामला पूरी तरह उसके हाथ में है। अगर वह चाहे तो कोर्ट में इसे गैर-इरादतन हत्या या आत्मरक्षा का मामला बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि जिमी पुलिस के साथ कितना सहयोग करता है। आखिरकार जिमी सौदा मान लेता है और पुलिस के लिए मुखबिर बनने को तैयार हो जाता है। उसे एक छिपा हुआ रिकॉर्डर दिया जाता है। कुछ समय बाद फ्रैंक फोन पर रुई को अगली खेप की जगह कोर्ट में बताता है। जिमी पास ही मौजूद होता है और उन नंबरों को रिची तक पहुंचा देता है। रिची उन नंबरों को ध्यान से देखता है और उसे शक होता है कि ये किसी विमान की पहचान से जुड़े हो सकते हैं। टीम फ्लाइट रिकॉर्ड खंगालना शुरू करती है और लंबी जांच के बाद आखिरकार उस विमान का पता लगा लेती है। अब रिची और उसकी टीम सीधे सैन्य हैंगर पहुंचती है। उनके पास विमान और वहां मौजूद सैनिकों के सामान की तलाशी का वारंट था। वहां का कप्तान पुलिस की इस कार्रवाई से बेहद नाराज होता है, लेकिन रिची साफ कह देता है कि वह बिना पूरी जांच किए वहां से नहीं जाएगा। टीम विमान के लगभग हर हिस्से को खंगाल डालती है, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी रिची की नजर वहां रखे उन ताबूतों पर पड़ती है जिनमें युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शव रखे हुए थे। रिची तुरंत आदेश देता है कि ताबूत खोले जाएं। सैनिक इसका विरोध करते हैं क्योंकि वे इसे शहीदों का अपमान मानते हैं। फिर भी रिची पीछे नहीं हटता। पहला ताबूत खोला जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। जैसे ही वे दूसरे ताबूत की जांच करने वाले होते हैं, एक फेडरल एजेंट वहां पहुंचकर कार्रवाई रुकवा देता है और रिची को फटकार लगाता है। रिची उसे याद दिलाता है कि उसके पास विमान की तलाशी लेने का कानूनी वारंट है। एजेंट जवाब देता है कि वारंट होने के बावजूद उसे यहाँ उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन रिची साफ कह देता है कि उसे किसी की
निजी इजाजत की जरूरत नहीं। बाद में रिची पूरी बात समझाते हुए बताता है कि उसकी जांच का मुख्य निशाना फ्रैंक लुकास है। उसे यकीन है कि फ्रैंक दक्षिण पूर्व एशिया से ड्रग्स को अमेरिकी सैन्य विमानों के जरिए देश में ला रहा है। फेडरल एजेंट पूछता है कि फ्रैंक किस माफिया परिवार से जुड़ा हुआ है। रिची बताता है कि फ्रैंक का इटालियन माफिया से कोई संबंध नहीं है। वह एक अश्वेत व्यक्ति है जिसने अपना पूरा आपराधिक नेटवर्क खुद खड़ा किया है। यह सुनकर एजेंट को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह फ्रैंक को लेकर अपमानजनक बातें करने लगता है। रिची का गुस्सा भड़क उठता है और वह लगभग उस पर हमला कर देता है, लेकिन कप्तान बीच में आकर उसे रोक लेता है। बाहर निकलने पर रिची को जोन्स और अब्रूजो मिलते हैं। वे बताते हैं कि शेरमन अब भी ताबूतों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस रहस्य के पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। उधर ट्रूपो वारंट का बहाना बनाकर फ्रैंक की मां के घर घुस जाता है। वहां वह फ्रैंक की मां और ईवा को धमकाते हुए पूछता है कि पैसा कहाँ छिपाया गया है। ईवा गुस्से में कहती है कि जब फ्रैंक को इस बारे में पता चलेगा तो वह ट्रूपो को नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर ट्रूपो ईवा पर हमला करता है और फ्रैंक की मां को भी धमकाता है। इसके बाद उसके आदमी पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी पिछवाड़े में ट्रूपो की नजर बम्पी के पुराने कुत्ते के घर पर पड़ती है। उसकी जगह कुछ अजीब लग रही थी। वह उसे हटाने का आदेश देता है और नीचे छिपे कई सूटकेस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उन सूटकेसों में बड़ी मात्रा में नकदी भरी हुई थी। जब फ्रैंक वापस लौटकर सुनता है कि ट्रूपो ने उसकी मां और ईवा के साथ क्या किया, तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह बंदूक उठाकर सीधे ट्रूपो के पीछे जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसकी मां उसे रोक लेती है। वह फ्रैंक को याद दिलाती है कि उसके भाई उसे अपना आदर्श मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। परिवार को लगता है कि फ्रैंक कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि एक पुलिस वाले की हत्या कर दे। फ्रैंक अपनी मां से वादा करता है कि वह ट्रूपो के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। वह कहता है कि वह उसे नहीं मारेगा। तभी उसकी मां उससे एक और बात कहती है। वह बताती है कि उसने कभी फ्रैंक से यह नहीं पूछा कि उसके पास इतना पैसा आखिर आया कहां से, लेकिन अब वह उससे झूठ न बोलने की विनती करती है। वह फ्रैंक को चेतावनी देती है कि अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहा तो वह अपनी बनाई हुई हर चीज खो सकता है, यहां तक कि अपना परिवार भी। इधर रिची की टीम आखिरकार उस राज तक पहुंच जाती है जिसे वे लंबे समय से ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चलता है कि सैन्य ठिकाने पर ताबूतों को दूसरे ताबूतों से बदला जा रहा है। अब सब साफ हो चुका था। ड्रग्स उन्हीं ताबूतों के अंदर छिपाकर देश में लाई जा रही थी। इसके बाद खेप को एक ट्रक में डाल दिया जाता था जिसे फ्रैंक का भतीजा स्टीव चला रहा था। रिची और उसकी टीम उस ट्रक का पीछा करती है और वह उन्हें एक ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक ले जाता है जिसका इस्तेमाल फ्रैंक का संगठन कर रहा था। पुलिस वहां छापा मारने की अनुमति हासिल कर लेती है। अंदर घुसने के लिए टीम का एक एजेंट नशेड़ी बनकर गार्ड्स का ध्यान भटकाता है ताकि बाकी पुलिस वाले सही मौके पर इमारत के अंदर दाखिल हो सकें। जैसे ही पुलिस अपार्टमेंट के अंदर घुसती है, अपराधी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है और इस दौरान फ्रैंक का भतीजा स्टीव मारा जाता है। दूसरी तरफ रूई इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है और आखिरकार उसे भी पकड़ लेती है। उधर फ्रैंक अपनी मां और ईवा के साथ चर्च से बाहर निकल रहा होता है। तभी वह देखता है कि पूरा इलाका पुलिस ने घेर रखा है। रिची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और फ्रैंक को साफ समझ आ जाता है कि आखिरकार पुलिस उसके साम्राज्य तक पहुंच चुकी है। उसी समय शहर के अलग अलग इलाकों में फ्रैंक के बाकी भाइयों और उसके ड्रग नेटवर्क से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया जाने लगता है। फ्रैंक ने जिस संगठन को सालों की मेहनत से खड़ा किया था, वह अब कुछ ही घंटों में बिखरने लगा था। कोर्ट में पेशी के दौरान भी हार्लेम के कुछ लोग फ्रैंक के लिए तालियां बजाते हैं। फ्रैंक रिची के सामने बैठकर उससे पूछता है कि क्या यह सच है कि उसे कभी करीब 10 लाख डॉलर मिले थे और उसने पूरी रकम ईमानदारी से पुलिस के हवाले कर दी थी। रिची हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर फ्रैंक उसे खरीदने की कोशिश करता है और रिश्वत देने का ऑफर करता है, लेकिन रिची बिना सोचे तुरंत मना कर देता है। फ्रैंक कई तरह के आरोपों और पैसों का जिक्र करते हुए उसे लालच देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह बस पैसे से भरी कार भेज देगा और रिची को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन रिची फिर भी साफ कहता है, नहीं धन्यवाद। जब रिश्वत काम नहीं आती तो फ्रैंक उसे धमकी देता है कि वह उसे मरवा सकता है, मगर रिची के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं होता। वह अपनी बात पर अड्डा रहता है। अब फ्रैंक समझ जाता है कि न तो पैसा और न ही धमकी रिची को बदल सकती है। आखिरकार वह उससे पूछता है कि फिर उसे आखिर चाहिए क्या। रिची का जवाब सीधा था, नाम। उसे इस पूरे नेटवर्क में शामिल हर आदमी का नाम चाहिए था, सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि उन भ्रष्ट पुलिस वालों का भी जिन्होंने सालों तक इस गंदे सिस्टम को बचाए रखा था। पहले तो फ्रैंक ये सुनकर हंस देता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार वह रिची का प्रस्ताव मान लेता है। इसके बाद एक बेहद अजीब मोड़ आता है। जो रिची इतने समय से फ्रैंक को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा था, अब वही दोनों मिलकर न्यूयॉर्क पुलिस के अंदर फैले
भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने लगते हैं। फ्रैंक द्वारा दी गई जानकारी इतनी अहम साबित होती है कि शहर की नारकोटिक्स यूनिट के कई भ्रष्ट पुलिस वालों और पूरे नेटवर्क के बड़े हिस्से को गिरा दिया जाता है। फ्रैंक की गवाही के बाद न्यूयॉर्क शहर में कई और पुलिस अफसरों की गिरफ्तारियां होती हैं। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जाल धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। दूसरी तरफ ट्रूपों को भी समझ आ जाता है कि अब उसकी गिरफ्तारी सिर्फ वक्त की बात है, लेकिन कानून के हाथों पकड़े जाने से पहले ही वह खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। जांच आगे बढ़ने के साथ फ्रैंक और रिची के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। जो दोनों कभी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, अब धीरे धीरे एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। वक्त के साथ यही सम्मान एक अनोखी दोस्ती में बदल जाता है। आखिरकार फ्रैंक लुकास को ड्रग्स की तस्करी और साजिश के आरोप में 70 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा अमेरिका और विदेशों में मौजूद उसके खातों से 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति और पैसा जब्त कर लिया जाता है। फ्रैंक की गवाही का असर इतना बड़ा होता है कि न्यूयॉर्क की नारकोटिक्स यूनिट के कई भ्रष्ट पुलिस वाले दोषी साबित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके अपने परिवार के करीब 30 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद ईवा वापस प्यूर्टो रिको चली जाती है, जबकि फ्रैंक की मां नॉर्थ कैरोलिना लौट जाती है। उधर रिची सरकारी वकील के ऑफिस को छोड़कर डिफेंस लॉयर बन जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उसका पहला क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक लुकास ही बनता है। अधिकारियों के साथ सहयोग करने और भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ जानकारी देने की वजह से फ्रैंक की सजा कम होकर 15 साल रह जाती है। फिर साल 1991 में फ्रैंक जेल से बाहर आता है। बाहर उसका इंतजार करने वाला इंसान रिची होता है। इतने सालों बाद भी वह खुद फ्रैंक को लेने वहां पहुंचा था। दोनों साथ मिलकर हार्लेम की सड़कों पर चलते हैं और रिची फ्रैंक को दिखाता है कि इन सालों में यह इलाका कितना बदल चुका है। फ्रैंक बताता है कि उसने लंबे समय से अपने भाइयों से बात नहीं की है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उस जिंदगी के बिना वह कैसे रहेगा जिसे उसने कभी अपने हाथों से बनाया था। रिची मजाकिया अंदाज में कहता है कि वह उसे भूखा नहीं मरने देगा। हार्लेम को देखते हुए फ्रैंक पुरानी यादों में खो जाता है और मजाक में कहता है कि अगर वह चाहे तो सिर्फ एक फोन कॉल करके दोबारा अपने पुराने धंधे में लौट सकता है। फिर फ्रैंक रिची से पूछता है कि आखिर वह उसे लेने खुद जेल क्यों आया। रिची बस इतना कहता है कि उसके लिए इतना करना तो बनता था। फ्रैंक मुस्कुराते हुए उसे घर तक मुफ्त में छोड़ने के लिए धन्यवाद देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ समझ आती है कि दूसरों की जिंदगी और दर्द पर खड़ा किया गया साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। लालच बढ़ने पर रिश्ते और वफादारी भी ज्यादा समय तक नहीं टिकते और चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, वह अपने किए हुए कामों से हमेशा नहीं बच सकता।